Hello everyone. Today we are going to discuss about the ISC Chemistry Board Exam Paper 2023. The next question we are going to discuss today. The question is the osmotic pressure of blood at 37 degrees Celsius is 8.21 atmosphere. How much glucose in grams should be used per liter of aqueous solution for an intravenous injection so that it is isotonic with blood? And the molecular weight of glucose is given here, that is 180 gram per mole. So let's start the solution of this question. तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ग्लूकोज का कितना ग्राम यूज़ करें हम किसी सॉल्यूशन को ब्लड के आइसोटोनिक बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है। यहाँ पर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है and the value of osmotic pressure is 8.21 atmosphere and temperature given है हमें यहाँ पर temperature is 37 डिग्री सेल्सियस। इसे हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 273 ऐड करना होगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 310 केल्विन। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू CRT, where pi is the osmotic pressure, C is the concentration, R is gas constant and T is temperature। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन की बात कर ले। कंसंट्रेशन का मतलब कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हो गया मोल पर वॉल्यूम। तो C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं मोल पर वॉल्यूम। अब हम यहाँ पर इसे और भी ब्रेक कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मोल इज इक्वल टू होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये हमारा होता है मोल का फॉर्मूला। तो यह हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा। यदि हम गिवन वेट को स्मॉल w एंड मॉलिक्यूलर वेट को कैपिटल W से डिनोट करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाई बाय V। तो अब ये हम C की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो पाई इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। अब हम सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 8.21 एंड स्मॉल w यानी गिवन वेट तो हमें आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर w यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है हमें 180। वॉल्यूम के बारे में यहाँ पर बताया गया है ये शुड बी यूज्ड पर लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। तो पर लीटर मीन्स 1 लीटर। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को 1 रख देते हैं। गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 0.0821 इंटू टेम्परेचर तो हमारा यहाँ पर आया था 310 केल्विन। अब इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल w इज इक्वल टू 8.21 इंटू 180 अपॉन 0.0821 इंटू 310। तो इन्हें सॉल्व करने पर जो इनकी वैल्यू आएगी वो आएगी 58.13 ग्राम। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें स्टेट अ रीज़न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1 लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड वन इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट। हमें इनका रीज़न देना है तो हम 1 बाय 1 इनका रीज़न देखते हैं। फर्स्ट वन देख ले। स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड। इसका रीज़न ये है कि जब भी कभी हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ करता है। ऑन गोइंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल द साइज़ ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेस। जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो उनका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होने लगता है और साइज़ डिक्रीज़ होने के कारण जो उनमें न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने लगता है। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ जब होता है और ये साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है
क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होती है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने लगते हैं, और सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंक्रीज होता जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होने के कारण इनका जो साइज है वो भी कंप्रेस होता है, वो भी साइज भी कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो इनका फर्स्ट रीज़न हो जाएगा वो ये हो जाएगा कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज अकर्ड इन सेम सेल, सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण जो इनका इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से आगे जाने पर डोनेट नहीं कर पाते हैं, जबकि जो हमारा लैंथेनियम होता है वो स्टार्टिंग एलिमेंट है और ल्यूटेनियम जो है वो लास्ट एलिमेंट है। तो यहाँ तक आते आते इनका साइज़ बिल्कुल कंप्रेस हो चुका हो जाता है, और कंप्रेस जब हो जाता है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आसानी से रिमूव नहीं हो पाते, बल्कि लैंथेनियम जो है हमारा वो स्टार्टिंग में है और इनमें उतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है, इसलिए ये ल्यूटेनियम के कंपैरिजन में इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। और बेसिसिटी का हम लोगों ने अपनी पहली भी वीडियो में ये देखा था कि बेसिसिटी की जो प्रॉपर्टी होती है यही होती है कि बेसेस डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। जो बेस होते हैं, बेस अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही करना चाहते हैं नया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पर ये रीज़न लिख सकते हैं कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेज बिकॉज इलेक्ट्रॉन फिलिंग इज अकर्ड इन सेम सेल, और सेम सेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होने के कारण जो इनका साइज़ होता है वो कंप्रेस हो जाता है, और साइज़ कंप्रेस होने के कारण इनके जो न्यूक्लियस से आउटर शेल ऑर्बिट का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज़ होने के कारण ल्यूटेनियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते, बल्कि लैंथेनियम से ल्यूटेनियम के कंपैरिजन में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। इसलिए दैट्स द रीज़न लैंथेनियम हाइड्रोक्साइड इज़ मोर बेसिक देन ल्यूटेनियम हाइड्रोक्साइड। इनका रीज़न देख लेते हैं। ड्यू टू लैंथेनाइड contraction, as the size of lanthanide ions decreases from lanthanum 3 plus to lutetium 3 plus, the covalent character of the hydroxide increases and hence the basic strength decreases. ओके, दैट्स द रीज़न। आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया कि ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एटॉमिक साइजेस डिक्रीजेज एज द न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेज। तो ये आप सभी सब लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज अ कैटालिस्ट, कि ये कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, बट क्यों, इसका रीज़न हमें बताना है। तो इसका रीज़न देखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैटालिस्ट होते क्या हैं, कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। मतलब कैटालिस्ट हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं, बट उसमें कंज्यूम नहीं होते हैं। रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने के बाद सीधे वो वहाँ से एज इट इज़ वापस आ जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। तो ये होती है कैटालिस्ट की डेफिनेशन। सबसे पहले हम कैटालिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये हो गई कैटालिस्ट की डेफिनेशन। कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इन द रिएक्शन। अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है जो वो कैटालिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सभी को पता है, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी तो उसमें भी दिया जाता है कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो इनकी ये हो जाती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो जाती है कि जो इनमें डी ब्लॉक पाए जाते हैं वो डी ब्लॉक पार्शियली फिल्ड होते हैं। उसमें कोई ना कोई ब्लॉक या तो अनफिल्ड होता है या तो पूरा वैकेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी इनकी ये होती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करने की टेंडेंसी रखते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म तभी होते हैं जब वो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और वो
तो वन बाय वन हम लोग इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। द कैटलिस्ट property of transition element is due to, first one is tendency to show variable oxidation state, second one is they have partially filled d orbitals, third one is they have high tendency for complex formation, hence they can form intermediate complex with reactants and convert them with into product। तो ये हो गए हैं हमारे, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग सेक्शन सी की तरफ जाते हैं। सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 20% of a first order reaction is completed in 5 minutes. How much time will the 60% reaction take to complete? Calculate the half life period T half for the above reaction। अब हम लोग इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो दिया गया है पहले वो हम लोग समझ लेते हैं। तो 20% कोई रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 20% 5 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो 20% 5 मिनट में मान लिया हमने कि हमारा रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट से कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मान लिया इसका जो कंपाउंड है वो पूरा 100% है और यहाँ पर प्रोडक्ट 0 बना हुआ है। टाइम जब वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, बट टाइम जब वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई है उस टाइम एट 5 मिनट में ये रिएक्शन 20% कंप्लीट हो रही है। 20% कंप्लीट हो रही है यानी ये 20% बन गई है। तो यहाँ पर बचा कितना होगा, यहाँ पर बचा होगा 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80% यहाँ पर अभी लेफ्ट है। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो t इज इक्वल टू 5 मिनट और यहाँ पर गिवन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ का फॉर्मूला होता है वो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए हम A0 मान रहे हैं और फाइनल कंसंट्रेशन। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2.303 अपॉन टाइम हमें दिया गया है 5 मिनट लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन इज़ 100 एंड द फाइनल कंसंट्रेशन इज़ 80। लेट्स सॉल्व इट। यहाँ पर वैल्यू आएगी 2.303 अपॉन 5 लॉग 5 माइनस लॉग 4। ये इनकी प्रॉपर्टी है। अब जब इनको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा log 5 माइनस 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और वो 2 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएंगे log बेस 2। अब हम इनकी log टेबल में अगर वैल्यू देखें तो log टेबल में वैल्यू देख करके मैं यहाँ पर पुट कर दे रही हूँ। आप लोगों को अगर log टेबल देखनी ना आती हो तो मैं बहुत जल्दी उसकी वीडियो बनाऊँगी, आप लोग उससे सीख लीजिएगा। तो 0.6989 ये हमारी log 5 की वैल्यू है एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 ये हमारे log 2 की वैल्यू होती है। जब हम इन्हें ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.0446 मिनट इनवर्स। तो ये आ गया हमारा के की वैल्यू आई है 0.0446 पर मिनट। अब नेक्स्ट हमसे पूछा क्या गया क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल द 60% रिएक्शन टेक टू कंप्लीट। तो जो हमारे आर की के की वैल्यू होती है, जो रेट की वैल्यू होती है वो पूरे रिएक्शन के लिए सेम ही होती है। तो अब हम लोग इनकी 60% रिएक्शन किस टाइम कंप्लीट होगी उसे, फॉर 60% कंप्लीशन 60% कंप्लीट होने के लिए वही रिएक्शन हम यहाँ पर ले लें और यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म कर दें।
तो एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो ये पूरा 100% होगा एंड प्रोडक्ट हमारा 0 फॉर्म होगा। बट किसी टाइम, ये टाइम तो हमें पता नहीं है, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है, बट किसी टाइम ये रिएक्शन जो है वो 60% कम्प्लीट हो जा रही है। तो 60% कम्प्लीट होने के बाद जो यहाँ पर लेफ्ट बचेगा फाइनल कंसंट्रेशन वो रहेगी 40। तो उसे भी हम वैल्यू में यहाँ क्वेश्चन में फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फार्मूला हमारा वही है 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो के की वैल्यू जो आई है वो हम पुट कर देते हैं। के की वैल्यू आई थी 0.0446 इज इक्वल टू 2.303। टी हमें कैलकुलेट करना है। लॉग कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन तो हम 100 ही रखेंगे, बट जो यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो 40 हो जाएगी। तो यहाँ से हम जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.303 अपॉन 0.0446 लॉग। इन्हें और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर आ जाएगा वही log 5 2, और इनकी वैल्यू मैं देख करके लॉग टेबल में पुट कर दे रही हूँ। log 5 की वैल्यू हम लोग पहले देख चुके हैं। जब इन्हें हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारी 20 मिनट आ रही है। टाइम का जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 20 मिनट। तो 20 मिनट में ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाए, मतलब 60% कंप्लीट हो जाएगी। अभी हमें क्वेश्चन में कुछ और सॉल्व करना है। वो दिया गया है यहाँ पर कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, यानी टी हाफ हमें बताना है इसका। तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हाफ लाइफ का फार्मूला होता है वो होता है हाफ लाइफ इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब जब इनमें वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.693 अपॉन के की वैल्यू आई थी 0.0446। तो यहाँ टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी 15.538 मिनट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ये इसका आंसर हो गया। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।